कल्पना कीजिए 13वीं सदी का जापान है। हजारों मंगोल सैनिक अपने जहाजों पर खड़े हैं, कमांडर के हमले के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सामने तट पर समुराई योद्धा भी तैयार हैं, पर हमलावर फौज बहुत बहुत बड़ी है। और तभी पश्चिम से एक भयंकर तूफान आता दिखता है, एक ऐसा तूफान जो इतिहास बदलने वाला है। बिल्कुल, ये वो एक नाटकीय पल था जिसने शायद जापान की किस्मत ही तय कर दी। देखिए, उस वक्त जापान में सामंती व्यवस्था थी, मतलब सम्राट तो थे लेकिन वो सिर्फ नाम के शासक थे। हाँ, असली ताकत तो कहीं और थी। सही कहा, असली ताकत थी शोगुनेट के पास। ये एक तरह की सैन्य सरकार थी और उसका नेता होता था शोगुन। लेकिन उस खास समय में 13वीं सदी के अंत में शोगुन खुद सत्ता नहीं चला रहे थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, होजो टोकीमुने। वो शिक्केन थे, यानी शोगुन के रीजेंट। शोगुन शायद उस वक्त कम उम्र के थे या बस एक औपचारिक पद पर। तो असल में सत्ता की पूरी बागडोर टोकीमुने के हाथ में ही थी। सारे बड़े फैसले वही ले रहे थे। और इसी सैन्य व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे समुराय। हाँ, समुराय, प्रशिक्षित योद्धा, जिनका जीवन अपने लॉर्ड्स, अपने मालिकों के प्रति पूरी तरह वफादारी और सेवा में समर्पित था। और वो एक खास जीवन दर्शन पर चलते थे, बुशिदो। जी, बुशिदो, यानी योद्धा का मार्ग। इसके मूल सिद्धांत थे वफादारी, हिम्मत और सबसे बढ़कर इज्जत। उनके लिए आत्मसमर्पण करना, हार मान लेना सबसे बड़ा अपमान था। मतलब हारने से अच्छा मर जाना। बिल्कुल, हारकर दुश्मन के हाथ लगने से बेहतर वो अपनी जान दे देना समझते थे। और ये मानसिकता, ये बुशिदो की भावना मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में बहुत बहुत अहम साबित हुई। तो एक तरफ ये समर्पित समुराई योद्धा और दूसरी तरफ उभरती हुई मंगोल शक्ति। चंगेज खान ने बिखरे हुए कबीलों को एकजुट किया था और इतिहास का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ जमीनी साम्राज्य खड़ा कर दिया था। चीन, कोरिया जैसे बड़े और ताकतवर राज्य उनके कब्जे में आ चुके थे। और अब चंगेज खान के पोते कुबलई खान, जो उस समय महान खान थे, उनकी नजरें जापान पर थी। हाँ, वो अपने साम्राज्य को पूरब में समुद्र पार तक फैलाना चाहते थे। और इसी इरादे से उन्होंने जापान के सम्राट को एक खत भेजा। खत की भाषा थोड़ी कूटनीतिक थी, दोस्ती का दिखावा। हाँ, दिखावा ही था। असल में वो एक साफ धमकी थी। मतलब ये था कि हमारे अधीन आ जाओ, हमें टैक्स दो, दोस्त बनो, वरना हम हमला करेंगे। और युद्ध तो किसी को पसंद नहीं है ना। ये बराबरी की दोस्ती नहीं थी। सम्राट के सलाहकार शायद डर गए होंगे मंगोलों की ताकत देखकर। उन्होंने क्या सलाह दी? उन्होंने शायद कहा भी होगा कि सोच समझकर जवाब देना चाहिए। मंगोल बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन असली ताकत किसके पास थी? होजो टोकीमुने के पास। हाँ, और टोकीमुने का क्या मानना था? टोकीमुने ने इसे साफ तौर पर गुलामी का प्रस्ताव समझा, दोस्ती नहीं। उन्होंने मंगोलों की अधीनता स्वीकार करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो जानते थे इसका मतलब युद्ध है। बिल्कुल जानते थे, लेकिन उन्हें अपनी आजादी, अपनी संप्रभुता ज्यादा प्यारी थी। और इनकार करने के साथ ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। फौरन टोकीमुने ने पूरे जापान में हुक्म जारी कर दिया, हर सक्षम पुरुष हथियार चलाना सीखे, लड़ाई के लिए तैयार रहे, और जो न माने उसके लिए सजाए मौत। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं दो ताकतवर सेनाओं के टकराव, मंगोलों की जापान पर हमला करने की कोशिशों और उन हैरान अंगेज नतीजों की गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, खासकर उन तूफानों की भूमिका पर जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए पहले हमले की बात करते हैं। साल था 1274। कुबलाई खान ने हमला करने का फैसला तो कर लिया, पर उन्हें जहाजों की जरूरत थी। मंगोल तो जमीनी लड़ाई के माहिर थे। हाँ, बिल्कुल, घुड़सवार सेना उनकी बेजोड़ थी, लेकिन नौसेना वो उनकी ताकत नहीं थी। इसके लिए वो अपने अधीन राज्यों पर निर्भर थे। तो उन्होंने कोरिया को हुक्म दिया 1000 जहाज बनाने का। 1000 जहाज? कोरिया के लिए तो ये तो बहुत बड़ा काम रहा होगा। हाँ, कोरियाई राजा ने कहा भी कि ये नामुमकिन है, इतने संसाधन नहीं है, लेकिन कुबलाई खान का दबाव था। तो जैसे तैसे शायद 900 जहाज तैयार करवाए गए। तो इन 900 जहाजों पर कितनी बड़ी सेना थी? करीब 25,000 मंगोल सैनिक और 15,000 कोरियाई, कुल मिलाकर लगभग 40,000 की फौज। सुना है हमले से ठीक पहले एक आखिरी बार संदेशा भेजा गया था। हाँ, एक और कोशिश की गई, लेकिन जापान ने फिर ठुकरा दिया। कुछ जापानी स्रोत तो ये भी कहते हैं कि इस बार टोक्योमो इतने नाराज थे कि उन्होंने मंगोल दूतों के सर कलम करवा दिए। अगर ये सच है तो ये तो मंगोलों के लिए बहुत बड़ा अपमान रहा होगा। बहुत बड़ा। और इसने शायद कुबलाई खान के गुस्से को और भड़का दिया होगा। तो नवंबर 1274 में ये बेड़ा जापान की ओर बढ़ा। सबसे पहले कहाँ उतरे? वो कोरिया और जापान के बीच पड़ने वाले सुशीमा द्वीप पर उतरे।
उन्हें लगा होगा कि आसानी से कब्जा कर लेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। वहां के स्थानीय सुमराई गवर्नर के पास सिर्फ 200 योद्धा थे। आप सोचिए, 200 सुमराई और सामने 40,000 की सेना। लेकिन वो लड़े। हाँ, अविश्वसनीय बहादुरी से लड़े। कई दिनों तक उन्होंने मंगोल सेना को रोके रखा। आखिर में वो सब मारे गए, लेकिन इस कड़े प्रतिरोध ने मंगोलों को हैरान कर दिया और बेहद गुस्सा भी। और गुस्से में उन्होंने क्रूरता दिखाई। हाँ, जिसके लिए वो जाने भी जाते थे। उन 200 योद्धाओं को मारने के बाद मंगोल सैनिकों ने आसपास के गांवों पर हमला किया। आम मछुआरों, नागरिकों, बच्चों, बूढ़ों, सबको बेरहमी से मार डाला। उनका मकसद शायद डर फैलाना था। लेकिन इसका असर क्या हुआ? क्या जापानी डर गए? नहीं, यहां उनका दांव उल्टा पड़ गया। जब इस कत्लेआम की खबर बाकी जापान पहुंची तो लोग डरे नहीं, उनका संकल्प और मजबूत हो गया। वो बुशिदो की भावना कि अपमान से मौत बेहतर है, वो और ज्यादा भड़क उठी। उन्होंने तय कर लिया कि इन हमलावरों से लड़ना है, झुकना नहीं है। सुशिमा के बाद मंगोल आगे